एक छोटे से गांव में पुष्पा अपने पिता के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही गरीब थे। एक दिन उस गांव में शहर से एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा आया, जिसका नाम शेखर था, जो शहर पढ़ने गया था। उसके पिताजी गांव के सबसे रईस थे। वह अपने दोस्त के साथ रास्ते से जा रहा था। तभी पुष्पा अपने सहेली के साथ को कुएं से पानी भर रही थी। तभी शेखर अपने दोस्त को बोलता है, यार, मुझे बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। अरे, सामने ही तो कुआं है, रुक, मैं तुझे अभी वहां से पानी लाकर देता हूं। ए, रुक रुक, तुझे क्या लगता है मैं इस गंदे से कुएं से पानी पी लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इस गंदे कुएं का पानी पीकर तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे इतना गंदा पानी पीने की आदत नहीं। ऐसा पानी तो तुम लोग ही पियो। ये बात सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। वह बोल पड़ती है, अरे ओ अमीरजादे की औलाद, अगर गांव से इतनी ही नफरत है तो गांव आए ही क्यों? शहर में क्यों नहीं बस गए? और हमारे कुएं का पानी गंदा नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है। पहले अपनी सोच साफ करो, उसके बाद इस कुएं का पानी पीने आना। गांव के कुएं का पानी तो नसीब वालों को मिलता है। तुम्हारे शहर से लाख गुना अच्छा हमारे कुएं का पानी है। गंदा पानी तो तुम्हारे शहर का है। बीमारियां तुम्हारे शहर में होती हैं, हमारे गांव में नहीं। ए लड़की, तू है कौन? जानती भी है किस बात कर रही है? ज्यादा बात करेगी तो मुंह तोड़ दूंगा। अगर दम है तो मुंह तोड़ कर दिखा। तुझे क्या लगा तू शहर से आएगा और गांव वालों पर अपना रुबाब दिखाएगा? हम तेरे गुलाम नहीं हैं, जो तू बोलेगा वह सुनते जाएंगे। अपनी अकड़ शहर जाकर दिखाना, हम गांव वालों पर नहीं। भले ही हाथों में चूड़ियां हैं, लेकिन मैं शहर की नाजुक कली नहीं, गांव की लड़की हूं। अगर मुंह तोड़ने की बात करेगा तो तुझे घर जाने लायक नहीं रखूंगी, समझा? तेरी तो मैं। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। तू अपने आप को समझती क्या है? अरे छोड़ ना शेखर, तू चल मेरे साथ। शेखर का दोस्त जबरन उसे वहां से लेकर जाता है। तभी शेखर उससे पूछता है, तू मुझे वहां से क्यों लेकर आया? अगर तू मुझे नहीं लेकर आता तो आज मैं उसे लड़की को जिंदा नहीं छोड़ता। तुमने देखा नहीं वो 2 टके की गवार लड़की कैसे जबान चला रही थी? उसकी तो मेरे सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है, और वह मुझसे ऐसी बातें कर रही थी। छोड़ ना शेखर, वह लड़की हमारे गांव की सबसे दबंग लड़की है। गांव के तो सारे लड़के उससे डरते हैं, कोई उसके मुंह नहीं लगता। और तू इन छोटे लोगों के मुंह क्यों लग रहा है? उसकी कोई हैसियत नहीं है जो तू उसके मुंह लगे। एक गरीब कुंभार की बेटी है। शेखर को पुष्पा पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से घर चला जाता है और सोचता है, आज तक किसी ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। उस लड़की ने मेरा बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है, मेरा अपमान किया है। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इस लड़की को तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा। यही सोचकर शेखर अपने पिता के पास जाकर बोलता है, पिताजी, मुझे रामलाल की लड़की पुष्पा से शादी करनी है। यह तुम क्या कह रहे हो? रामलाल की लड़की पुष्पा? तुम किस रामलाल की बात कर रहे हो? वो रामलाल इसी गांव में रहता है, एक कुंभार है। मैं उसकी बेटी की बात कर रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें करते हो? शेखर, तुम हमारे बेटे हो। उस रामलाल की कोई औकात नहीं है कि वह हमारा समधी बने। और उसकी बेटी? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। यह मुझे किसी भी हालत में मंजूर नहीं। और तुम्हें हो क्या गया है शेखर? तुम अपने आप को देखो और उस रामलाल की बेटी को देखो। उनकी तो हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं है। जानता हूं पिताजी, अच्छी तरह से जानता हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं, आज इस रामलाल की बेटी ने मुझसे बहुत गंदी तरीके से बात की है। उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, और मैं उस अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। पिताजी, मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता हूं। यह तुम क्या कह रहे हो? यह सब कब हुआ?
और उस रामलाल की लड़की ने तुम्हें क्या कहा? हम अभी उस रामलाल को यहां बुलाते हैं और उसकी खबर लेते हैं। उसकी इतनी हिम्मत। नहीं पिताजी, आप उसे कुछ नहीं कहें। उसने यह सब कुछ मेरे साथ किया है, बदला भी मैं ही लूंगा। आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, ये कैसा बदला हुआ? तुम उसकी लड़की से शादी करना चाहते हो? ये तुम बदला ले रहे हो या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? पिताजी, मैं उससे शादी तो करूंगा, लेकिन यह शादी नहीं निभाऊंगा। मैं उसे शादी के तुरंत बाद ही छोड़ दूंगा। फिर उसकी जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। वह जिंदगी भर यह बात कभी नहीं भूल पाएगी कि उसने किसी से पंगा लिया था, और उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। जिंदगी भर ऐसे ही घुट घुट कर मरेगी। उसने मेरा 4 लोगों के सामने अपमान किया था। मैं उसका पूरे गांव में अपमान करूंगा। वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शादी करके छोड़ दोगे? इसका क्या मतलब है बेटा? गांव के लोग क्या कहेंगे? अगर ऐसा करोगे तो सारे लोग तो तुम्हें ही बोलेंगे, और तो और मेरी बदनामी होगी सो अलग। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप उतना ही कीजिए जितना मैं कह रहा हूं। शेखर अपने पिताजी को सारी योजना बताता है। उसके पिताजी भी उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर शेखर रामलाल के घर जाकर बोलता है, नमस्ते बाबूजी, मैं प्रताप सिंह का बेटा शेखर हूं। अरे आप आइए ना छोटे बाबू। और आप कुटिया में कैसे? जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी बेटी पुष्पा बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। क्या आप पुष्पा का हाथ मेरे हाथ में देना पसंद करोगे? छोटे बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ हम? नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए। मेरी नजर में अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं। मैंने जब से पुष्पा को देखा है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। मैंने ठान लिया है, अगर मेरी शादी पुष्पा से नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं पुष्पा से बहुत प्यार करता हूं बाबूजी। मैं आपसे विनती करता हूं, मना मत कीजिए। यह मेरे जीने मरने का सवाल है। छोटे बाबू, आप ये कैसे बातें कर रहे हो? आप मरने की बात मत कीजिए। अगर आपके पिताजी को पता चला तो वह मुझे ही जान से मार देंगे। इसलिए तो कह रहा हूं कि इस रिश्ते के लिए आपका हाँ कहना बहुत जरूरी है। मैंने पिताजी से इस बारे में कोई बात नहीं की है। मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूं। अगर अभी मैं इसके बारे में बात की तो सीधा मना कर देंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार मेरी शादी पुष्पा से हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद अपने पिताजी को मनाऊंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए, और मैं पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूं। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मेरे लिए पुष्पा को अपना लेंगे। बस मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। गांव में किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो यह बात मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगी। मैं पुष्पा से मंदिर में शादी कर लूंगा और पुष्पा को लेकर शहर चला जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद में पिताजी को सारी बातें बता दूंगा, और शादी हो जाने के बाद पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें मेरे लिए पुष्पा को अपनाना ही होगा। नहीं छोटे बाबू, आप ये क्या बोलते जा रहे हैं? सबसे छुप छुपा कर शादी? मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है बाबूजी, अगर आप हमारी शादी के लिए मंजूरी नहीं दे सकते तो मैं भी पुष्पा के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। मैं आज ही आत्महत्या कर लूंगा, और फिर मेरे मौत के जिम्मेदार आप होंगे। फिर मेरे पिताजी को जो जवाब देना होगा आप दे देना। यह सरासर गलत है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आत्महत्या करना पाप है। आप अपने पिताजी के बारे में सोचिए। बाबूजी, मेरे लिए पुष्पा से बढ़कर कुछ नहीं है। फैसला आपके हाथ में है। एक तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। रामलाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। तभी वहां पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा को देख शेखर बोलता है, अच्छा हुआ पुष्पा जो तुम भी आ गई। पुष्पा, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूं। पुष्पा, आज तक मुझे किसी ने सही राह नहीं दिखाई।
तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे ऐसी बात की है। मैं बहुत गलत था पुष्पा, मेरी सोच बहुत गलत थी। तुमने मेरी सोच को बदला है। मैं सच्चे मन से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर देना, और बाबूजी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उस पर विचार जरूर करना। मुझे कल सुबह आपके फैसले का इंतजार रहेगा। आपके पास आज की रात है। अब मैं चलता हूँ। पुष्पा उसकी सारी बातें सुनकर चौंक जाती है। फिर शेखर वहां से चला जाता है। पुष्पा अपने पिताजी से पूछती है तो उस पिताजी उसे सारी बात बताते हैं। पुष्पा भी सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो बेटी? मुझे लगता है सचमुच छोटे बाबू तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपनाना चाहते हैं। बेटी, अगर ऐसा ना हुआ तो भगवान न करे कुछ अनर्थ हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। ऐसा रिश्ता तो बहुत किस्मत से मिलता है, और तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है, इससे अच्छी और बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर छोटे बाबू अपने पिताजी से कहकर सब ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है। पुष्पा अपने पिताजी की बात मान जाती है और फिर दूसरे ही दिन मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है और शेखर पुष्पा को लेकर शहर आ जाता है। पुष्पा, तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूं। आज तो मेरी मनमुराद पूरी हो गई। मैं इसी दिन के इंतजार में था। पुष्पा, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम देखना पुष्पा, आज से तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। तुमने आज से पहले ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी होगी। तुम्हारी जिंदगी की आज से नई शुरुआत है। पुष्पा भी शेखर के बातों के जाल में आ जाती है और फिर उस रात दोनों साथ में बिताते हैं। और अगली सुबह जब पुष्पा उठती है तो शेखर वहां नहीं होता। पुष्पा से पूरे घर में देखती हैं। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। शायद बाहर गए होंगे, शायद दूध लाने गए होंगे। पुष्पा बहुत देर तक इंतजार करते हैं लेकिन शेखर नहीं आता। एक अनजान आदमी आकर कहता है, ए लड़की, निकल मेरे घर से। कौन हो तुम? आप कौन हैं और क्या कह रहे हैं? मेरे पति कहाँ हैं? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रही है। मैं इस घर का मालिक हूं। ये घर मैंने 2 महीने के लिए किराए पर दिया था। 2 महीने पूरे हो चुके हैं। यह आप क्या बोलते जा रहे हैं? हम तो कल रात को ही यहाँ आए थे। मेरे पति को आने दीजिए। वह मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस मेरा घर वापस चाहता हूं। मैंने 2 महीने के लिए यह घर किराए पर दिया था। शेखर ने मुझे कल ही कहा कि कल सुबह होते ही उन्हें यह घर खाली मिल जाएगा। और तुम हो कौन? मेरे घर में कर क्या रही हो? शेखर ही तो मेरे पति है। आप ये बताइए कि वह कहाँ है? वह मुझे नहीं पता कि शेखर कहाँ है। मैं बस इतना जानता हूं कि शेखर ने मुझसे 2 महीने के लिए यह मकान किराए पर लिया था और उसी ने मुझे कहा कि कल सुबह होते ही मुझे यह घर खाली मिल जाएगा। और तुम यह नौटंकी किसी और के सामने करना। तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूं। भोली भाली बनने का दिखावा मत करो। और मैं शेखर को भी अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी कोई शादी नहीं हुई है, तो झूठ तो तुम बोलना ही मत। तुम्हें क्या लगा यह नौटंकी करके तुझे मेरे घर में रहने का मौका मिल जाएगा? मैं तुम पर तरस खा लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। चल निकल यहां से। वह मकान मालिक पुष्पा की एक नहीं सुनता और उसे घर से जाने के लिए कहता है। पुष्पा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। पुष्पा पूरी तरह से टूट जाती है और शहर से निकल जाती है। रास्ते में एक जगह बैठकर सोचती है। इसका मतलब शेखर ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने जानबूझकर यह सब किया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पुष्पा किसी तरह अपने घर जाती है और अपने पिता को सारी बातें बताती है। यह बात सुनकर उसके पिताजी भी सर पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं और फिर हिम्मत बांधते हुए पुष्पा से कहते हैं,
तू फिक्र मत कर बेटी, मैं अभी तेरे ससुर के पास जाता हूँ। मैं उन्हें सारी बातें बताता हूँ। मैं भी देखता हूँ वह मेरी बेटी को कैसे नहीं अपनाते। यही सोचकर रामलाल प्रताप सिंह के यहाँ जाता है और उसे यह सारी बातें बताता है। प्रताप सिंह बोलता है, हे रामलाल, मुंह संभाल कर बात कर। तूने अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम लेने की जुर्रत भी कैसे की? मेरा बेटा और तेरी बेटी से शादी करेगा? अपनी औकात में रह। ज्यादा बोला तो तेरी जबान यही खींच लूंगा। और तेरे पास क्या सबूत है कि मेरे बेटे ने तेरी बेटी से शादी की है? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। छोटे बाबू खुद मेरे पास आए थे। वो आपको सब बताने ही वाले थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि छोटे बाबू इस वक्त कहाँ हैं। आप उन्हें बुलाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा बेटा और तेरे पास आएगा? तेरी इतनी औकात है? अपनी औकात से बाहर जाकर सपने मत देख रामलाल। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तेरे पास तेरी बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, इसलिए तू यह चाल चल रहा है ताकि तेरी बेटी को मेरे बेटे के गले में बांध सके। लेकिन रामलाल, मैं तेरी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। और मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है और मैं तेरे कहने पर उसे पढ़ाई छोड़कर यहां बुला लूं? बिल्कुल भी नहीं। निकल जा यहां से, और आइंदा मेरे दरवाजे पर दिखा तो तेरी दोनों टांगें तोड़वा दूंगा। प्रताप सिंह रामलाल की एक नहीं सुनता और उसे भला बुरा कहकर वहां से निकाल देता है। रामलाल बहुत चिंता में पड़ जाता है और इसी चिंता के कारण उसे दिल का दौरा आ जाता है और रामलाल की मृत्यु हो जाती है। पुष्पा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन पुष्पा को गांव की एक दाई माँ से पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। बेटी, तू यहाँ से चली जा। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ लोग तुझे जीने नहीं देंगे। कोई तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। अच्छी तरह से जानती हूँ बेटी, वह प्रताप सिंह का बेटा एक नंबर का आवारा है। लेकिन बेटा, वह पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। उनके सामने तू नहीं टिक पाएगी। वो इस औलाद को कभी नहीं अपनाएंगे। और आज हमारे गांव में किसी को पता चला कि तुम मानने वाली है तो लोग न जाने तुझे क्या क्या कहेंगे। बिन ब्याह की माँ बुलाएंगे। और तू अच्छे से जानती है बेटा, ऐसी औरत को लोग किस नजर से देखते हैं और क्या क्या गालियां देते हैं। तू यहाँ नहीं जी पाएगी। तू ये गांव छोड़कर कहीं और चली जा। पुष्पा दाई माँ की बात मान लेती है और किसी और गांव में जाकर रहने लगती है और किसी तरह लोगों के घर काम कर अपना गुजारा करती है। सालों बीत जाते हैं। पुष्पा का लड़का रणवीर अब बड़ा हो चुका है। रणवीर स्वभाव का बहुत निडर होता है और बेहद अक्लमंद भी होता है। एक दिन पुष्पा के पास एक औरत आकर बोलती है, ए पुष्पा, अपने रणबीर को समझा के रख। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? आने दो उसे, मैं समझाती हूँ। वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तेरे बेटे का यह पहली बार नहीं है। सारा गांव उससे परेशान है। वह अपने आप को समझता क्या है? जब देखो तब दबंगिरी दिखाता रहता है। ठीक से रहना है तो रहो, नहीं तो दोनों के दोनों निकलो इस गांव से। पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं। इतने सालों से हमारे गांव में रहने दे रहे हैं, यही एहसान मानो। और पता नहीं यह रणवीर किसकी औलाद है, किसका बेटा पाल रही है। ना बाप का पता है न परिवार का। देख पुष्पा, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। आइंदा मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो औरत गुस्से से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रणवीर घर आता है तो पुष्पा उस पर गुस्सा करती है तो रणवीर बोलता है, माँ, उसका बेटा मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था।
वह आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था। तुझे पता है ना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। माँ, आखिर तू मुझे बताती क्यों नहीं कि मेरे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी कौन है तुझे पता है? इसी वजह से लोग मुझे न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। मेरे पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। सारे लड़के मुझे बिन बाप की औलाद कहकर पुकारते हैं। मुझे कहते हैं कि मेरा बाप कौन है ये मुझे ही नहीं पता। और तुझे पता है माँ, मैं तुझे पता भी नहीं सकता, मुझे ऐसे ऐसे गालियाँ देते हैं। अब तू ही बता, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। मैं मारूं नहीं तो और क्या करूं? और इस बात की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तू है। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा, तू हर बार मेरी बात टाल देती है। आज तो तुझे बताना ही होगा माँ। मुझे बता, मेरे पिताजी कौन है? वरना मैं ऐसे ही लोगों को पिटता रहूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है बेटा, आज मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे पिता कौन है और तू किसकी औलाद है। शायद अब समय आ ही गया है। पुष्पा रणवीर को सारी बातें बताती है। रणवीर को ये बातें सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। माँ, तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? तूने इतने सालों तक मुझसे यह बात छुपाई और अकेले ही सब बर्दाश्त करती रही। मैं तुझे वादा करता हूँ माँ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब तू अकेली नहीं है माँ, तेरा रणवीर तेरे साथ है, जो हजारों पर भी अकेला ही भारी है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। बेटा, मुझसे एक वादा और कर। जब तू उस आदमी के सामने जाएगा तब उसे 10 जूते मेरी ओर से जरूर मारना और उसका मुंह काला करना। उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, मैं उस आदमी को 10 जूते तुम्हारे और 10 जूते मेरे नाम के मारूंगा और उसका मुंह काला भी करूंगा। दूसरे के दिन रणवीर शेखर का पता लगा लेता है। शेखर के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका सारा कारोबार और व्यापार शेखर ही देखता है। शेखर उस गांव में अब सबसे अमीर व्यक्ति होता है। रणवीर उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा के पास जाकर कहता है, नमस्ते अम्मा, मेरा नाम रणवीर है। मैं बहुत दूर के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में बहुत तेज बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में हमारा पूरा गांव चला गया, मेरा पूरा परिवार चला गया। अम्मा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। गांव गांव भटक कर थक गया हूँ। कहीं मुझे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। मैं बहुत मुसीबत में हूँ अम्मा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी कुछ मदद कर दो ना अम्मा। उस बूढ़ी अम्मा को रणवीर पर तरस आ जाता है और वह उसे खाने के लिए देती है। तुम परेशान मत हो बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। और बेटा, यहाँ तुझे काम भी मिल जाएगा। तो कल ही इस गांव के जमींदार के पास जाकर उनसे काम मांगना। उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग काम करते हैं और वो बहुत रईस है बेटा। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। बहुत से ज़मीन जायदाद है और उनका जो मालिक है वह भी इकलौता है। उसका नाम शेखर है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी शादी ही नहीं हो पाई। उसके पिताजी ने उसकी शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती, कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाता और उसकी शादी टल जाती। और पिछली बार जब शेखर ने शादी करने की कोशिश की, तब उसके पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। तब से शेखर ने भी शादी नहीं की। यह सारी बातें रणवीर बहुत गौर से सुन रहा होता है। शेखर का नाम सुनते हैं उसके तन बदन में आग लग जाती है। वह मन ही मन सोचता है, ये तो कुछ भी नहीं अम्मा। उसके बुरे दिनों की शुरुआत तो आज से होने वाली है। कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे साथ है। यही वजह है कि उसकी शादी नहीं हो पाई। उसे भी ऊपर वाले ने जिंदगी भर शादीशुदा होकर भी अकेला ही तड़पने को छोड़ा, लेकिन उसके लिए यह सजा काफी नहीं। उसे तो सजा मैं दूंगा। दूसरे दिन रणवीर शेखर के आदमी के पास काम मांगने जाता है
तो उसे काम भी मिल जाता है। और दूसरे दिन सुबह शेखर के घर के बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं। यह देख शेखर अपने एक नौकर से पूछता है, यह हमारे घर के बाहर गांव वालों की इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है? जी वो मालिक, घर के बाहर किसी ने कुछ लिख रखा है जिसे पढ़कर सारे लोग आपस में बात करने लगे हैं। हमारे घर के बाहर लिखने की किसकी हिम्मत हुई? और क्या लिखा है? आप खुद ही चलकर पढ़ लीजिए। शेखर जाकर देखता है तो वहां लिखा होता है कि मूर्ख शेखर पर बुद्धिमान धुरंधर का जादू, जल्द ही मेरे पैरों पर गिरेगा तू। यह पढ़कर शेखर के तन बदन में आग लग जाती है। वह गुस्से से बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बारे में ऐसा लिखे? यह धुरंधर कौन है? जल्दी इसका पता लगाओ। इसके दोनों हाथ न काट दिए तो मेरा भी नाम शेखर नहीं। जी मालिक, हम इस बात का पता लगाते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। शेखर के आदमी थोड़ी देर बाद शेखर के पास आकर बोलते हैं, मालिक, हमने धुरंधर के बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इस नाम का तो कोई आदमी नहीं है। पता नहीं कौन है। तुम सब के सब निकम्मे हो, नाकारे हो। मुझे किसी भी हालत में वह धुरंधर अपने कदमों में चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत कि वह मुझे अपने कदमों में लाना चाहता है। अगर तुम लोगों ने उसका पता ना लगाया तो तुम लोगों की खैर नहीं। माफ करना मालिक, हम फिर से कोशिश करेंगे। दूसरे दिन शेखर के घर के बाहर फिर से कुछ लिखा होता है। तूने जो बोया था दर्द का हर एक बीज, आज वही फसल तुझे रोने पर मजबूर करेगी। बदला मेरा शोर नहीं करेगा, बस तेरी दुनिया चुपचाप उजाड़ देगी। ये देख शेखर गुस्से से लाल हो जाता है और अपने कमरे में जाकर सोचता है, ये कर कौन सकता है? गांव में किसकी इतनी हिम्मत आ गई जो मुझसे पंगा ले? पूरा गांव मुझसे डरता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस धुरंधर का पता तो लगा कर रहूंगा। यह मेरी दुनिया उजाड़ने आया है। अगर मैंने इसकी दुनिया ना उजाड़ दी तो मेरा भी नाम शेखर नहीं। एक बार मिल जाने दो, दोबारा कुछ लिखने लायक नहीं बचेगा। शेखर के आदमी धुरंधर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। उन्हें धुरंधर का कोई पता नहीं चलता। शेखर भी बहुत परेशान हो जाता है और फिर वह गांव में ऐलान करता है कि जो कोई भी धुरंधर का पता बताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस इनाम के चलते एक जग्गू नाम का आदमी शेखर के पास जाकर बोलता है, मालिक, मैं धुरंधर का पता लगाऊंगा। मुझे एक मौका दीजिए। मालिक, मुझ पर यकीन कीजिए। ठीक है, अगर तुमने उस धुरंधर का पता लगा लिया और उसे हमारे सामने पेश कर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 500 सोने के सिक्के दूंगा। जग्गू बहुत खुश हो जाता है और धुरंधर का पता लगने लगता है। इधर रणवीर अम्मा से कहता है, अम्मा, ये धुरंधर कौन है और क्या बात है? गांव के लोग कुछ यही नाम लेकर बात कर रहे थे। पता नहीं बेटा, लेकिन धुरंधर की वजह से शेखर बहुत परेशान है। और हमारे ही गांव का जो जग्गू है ना, उसने उस धुरंधर को पकड़ने का बेड़ा उठाया है। सुना है उसे पूरे 500 सोने के सिक्के मिलने वाले हैं। अच्छा, यह बात है। रणवीर एक योजना बनाता है और जग्गू के पास मुंह पर कपड़ा लपेटकर जाकर कहता है, सुनो जग्गू भैया, मेरे पास के बारे में एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप मुझे उन सिक्कों में से थोड़े सिक्के दे दे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन हो और चेहरे पर यह कपड़ा क्यों लपेट कर रखा है? यह कपड़ा निकालो और तुम धुरंधर के बारे में क्या जानते हो? नहीं जग्गू भैया, मैं ये कपड़ा नहीं हटा सकता क्योंकि धुरंधर कहीं भी हो सकता है। उसने पहचान लिया तो इसीलिए मैंने ये कपड़ा लगाया है ताकि धुरंधर मुझे ना पहचाने कि मैं इसी गांव का हूँ। दरअसल मैं भी उस धुरंधर को ढूंढने ही निकला था, लेकिन मुझे पता चला कि आप छोटे मालिक के पास गए थे और मालिक ने आपको 500 सोने के सिक्के इनाम में देने का वादा किया है। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ सोने के सिक्के देने होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। बताओ
क्या बताने वाले थे? तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? दरअसल वह धुरंधर एक बहुत बड़े गिरोह का आदमी है और उस गिरोह की यह पहचान है कि वो सारे लोग गंजे हैं, उनके सिर पर बाल ही नहीं है। यह धुरंधर की बहुत बड़ी पहचान है। उसकी आंखों में धूल झोंकने का यह बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम अपने सिर के बाल मुंडवा लो और गंजे बन जाओ, और इस गांव के बाहर जो जंगल है वहां एक तालाब है, तुम वहां जाकर बैठ जाओ तो धुरंधर तुम्हें मिल सकता है। धुरंधर तुम्हें देख यही सोचेगा कि तुम उसके ही गिरोह के आदमी हो और वह तुम्हारे सामने आ जाएगा। और सारे लोग रात में वहीं मिलते हैं। मैंने सुना है वह रात में ठीक 11 बजे वहां मिलते हैं। तुम सच कह रहे हो? तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हें जरूर सोने के सिक्के दूंगा। बस एक बार वह धुरंधर मेरे हाथ आ जाए, मैं जाने से पहले अपने सर के बाल मुंडवा लेता हूँ। और फिर रणवीर साड़ी पहनकर एक औरत के भेष में जग्गू की पत्नी के पास जाकर बोलता है, अरे वो बहन, तुमने सुना है हमारे गांव में कुछ चोर घुस आए हैं। क्या बात कर रही हो बहन? क्या सच में? हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। रात में जरा संभल कर रहना। और हाँ, मैंने तो यह भी सुना है उन चोरों की पहचान है कि वह सारे चोर गंजे हैं। अगर रात में तुम्हें ऐसा कोई गंजा आदमी दिखे तो तैयार रहना, पहचान जाना कि वही चोर है। उसे इतना मारना कि अपने पैरों पर चलने के लायक ना रहे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। आज रात को तो मेरे पति भी घर पर नहीं हैं। वह धुरंधर को पकड़ने जो जा रहे हैं। मैंने उन्हें कितना कहा कि धुरंधर को पकड़ना आप बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी वह मेरी कहाँ सुनते हैं। उन्हें 500 सोने के सिक्के जो दिखाई दे रहे थे, अब रात के समय तो मैं और मेरी सास अकेली ही है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हम रात में सतर्क रहेंगे। और फिर जग्गू बाल मुंडवाकर रात में जंगल की ओर चला जाता है। जग्गू वहां 2 से 3 घंटे तक इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर जग्गू परेशान होकर वहां से निकल आता है और अपने घर चला जाता है। जग्गू की पत्नी दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, अम्मा जल्दी से काठी लेकर आओ। चोर चोर, मारो इसे। और गंजा आदमी देख उसे चोर समझकर लाठी से पीटने लगती है। जग्गू की माँ भी उसे बहुत पीटती है। फिर जाकर उन्हें समझ आता है कि वह जग्गू है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? हमें माफ कर दीजिए। हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। आपने सर के बाल क्यों मुंडवा लिए? हमें लगा कोई चोर है। फिर जग्गू उसकी पत्नी को सारी बात बताता है, तो उसकी पत्नी भी उसे औरत की बात बताती है। फिर जग्गू कहता है, इसका मतलब वह कोई और नहीं, धुरंधर ही था। यह मैंने क्या कर दिया? धुरंधर मेरे कितने पास होकर मैं उसे पहचान नहीं पाया। और दूसरे दिन जग्गू जाकर शेखर को सारी बात बताता है। माफ करना मालिक, लेकिन इस धुरंधर को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं। मैंने एक बार कोशिश करके देख ली, उसका नतीजा यह निकल कर आया। उसने मेरी ही पिटाई करवा दी। अगली बार पकड़ने जाऊंगा तो पता नहीं, कहीं मुझे जान से ही हाथ धोना ना पड़ जाए। मुझसे नहीं हो पाएगा। मालिक माफ करना, मैं जा रहा हूं। शेखर ये बातें सुन बहुत परेशान हो जाता है और गांव में पूरे 1000 सोने के सिक्के का इनाम रखता है। 1000 सोने के सिक्के सुन शेखर का सबसे करीबी और होशियार आदमी शेखर से कहता है, सेठ जी दे, इस बार मैं धुरंधर का पता लगाने जाऊंगा। आपसे विनती है कि मुझे एक मौका दीजिए। वह धुरंधर अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। मैंने भी उसकी सारी होशियारी धरी की धरी ना रहने दी तो मेरा भी नाम होशियार चंद नहीं। ठीक है होशियार चंद, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। हमारे पूरे गांव में सबसे ज्यादा होशियार तो तुम ही हो, इसीलिए तो तुम हमारे सबसे करीब हो और सबसे भरोसेमंद आदमी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उस धुरंधर का पता लगाकर ही रहोगे।
यह सारी बातें महल में काम करते हुए रणवीर को किसी और से पता चल जाती है। फिर होशियार चंद रात में धुरंधर का पता लगाने निकल पड़ता है तो देखता है कि एक आदमी जंगल के बीच खाना बना रहा है। वह आदमी और कोई नहीं रणवीर ही होता है। होशियार चंद उसे पहचान नहीं पाता। होशियार चंद उसे बोलता है, तुम कौन हो और आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आज धुरंधर यहाँ आने वाला है और उसने मुझे खाना बनाने के लिए कहा है। धुरंधर के साथ पूरे 50 लोग आने वाले हैं। उन सब के लिए खाना बनाना है। क्या सच में धुरंधर यहाँ खाना खाने आने वाला है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं उसी के लिए तो खाना बना रहा हूँ। नहीं तो मैं आधी रात को यहाँ खाना बनाने क्यों बैठूंगा? बहुत खाना बनाना है, सब बाकी है। अगर खाना नहीं बना तो वो यहाँ नहीं आएगा। होशियार चंद मन ही मन सोचता है, ये धुरंधर का आदमी है। अगर मैं इसे पकड़कर मालिक के पास ले जाऊंगा तो शायद मुझे इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धुरंधर नहीं है। मालिक को तो धुरंधर ही चाहिए। इसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं। एक काम करता हूं, इसे लालच दे देता हूं और उसकी जगह पर मैं बैठ जाता हूं। फिर जैसे ही धुरंधर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें पूरे 200 सोने के सिक्के दूंगा। बदले में तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारी जगह मैं खाना बना दूंगा। क्या बात कर रहे हो? 200 सोने के सिक्के? इतने सोने के सिक्के तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। क्या तुम सच में मुझे 200 सोने के सिक्के दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूंगा। आज रात तुम यहाँ दोबारा लौटकर मत आना। रणवीर मान जाता है और वहां से चला जाता है। होशियार चंद खाना बनाने लगता है। खाना बनाते बनाते हैं बहुत थक जाता है। मैंने तो कभी जिंदगी में एक आदमी का भी खाना नहीं बनाया और यहाँ 50 लोगों का खाना बनाने का काम लग गया। पता नहीं ये धुरंधर कब आएगा। होशियार चंद पूरी रात खाना बनाता है और बहुत थक जाता है और वही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है गांव के लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तो वह हड़बड़ाकर उठता है। उसे बहुत शर्म सी महसूस होती है और वह वहां से निकलकर तुरंत से शेखर के पास जाकर बोलता है, माफ कीजिए मालिक, मैं उस धुरंधर को नहीं पकड़ पाया। उस धुरंधर ने ऐसी चाल चली कि मैं उसके बातों में आ गया। उसने मुझसे रात भर खाना बनवाया। मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन यह धुरंधर मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। ये सारी बातें सुनकर शेखर को बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत चिंता में भी पड़ जाता है। फिर शेखर पूरे 5000 सोने के सिक्के का इनाम रखता है। उस गांव में धुरंधर को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। यह बात सुनकर दूसरे गांव का एक आदमी कालू राम, जो खुद बहुत बड़ा ठग और चोर होता है, वह शेखर के पास आकर बोलता है, नमस्ते मालिक, मैं आपके पड़ोसी गांव से आया हूं। मैंने आपके 5000 सोने के सिक्के के नाम के बारे में सुना। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं उस धुरंधर को पकड़ कर दिखाऊंगा। मैंने हमारे गांव में बहुत से चोर पकड़े हैं। यह धुरंधर क्या चीज है? अच्छा ठीक है, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है तुम धुरंधर को पकड़ ही लोगे। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। फिर वह आदमी घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं और घर में जितने भी पैसे हैं सब लेकर आओ और एक कपड़े में बांधकर मुझे दे दो। मैं यह सारे सिक्के और जेवर लेकर चुनौती दूंगा कि अगर उसमें दम है तो यह सारे सिक्के और जेवर मेरे मुंह से चुरा कर दिखाएं। यह बात सुनकर और बौखला जाएगा और चुनौती सुनकर वह यह सिक्के और जेवर चुराने जरूर आएगा। तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अगर सचमुच हमारे सारे पैसे और गहने चुरा लिए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, वह धुरंधर चाहे जितना भी बड़ा ठग क्यों न हो, मुझसे बड़ा ठग हो ही नहीं सकता। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है। मैंने न जाने कितने गांव में कितने लोगों के घर चोरी की है,
लेकिन मजाल हो, आज तक कभी कोई मुझे पहचान पाया हो। आज तक उस धुरंधर का मेरे जैसे चोर से पाला नहीं पड़ा है। उसे तो सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ, और वह 5000 सोने के सिक्के मुझे ही मिलेंगे। कालूराम पूरे गांव में ऐलान करवा देता है कि धुरंधर जहां कहीं भी हो उसे यह चुनौती दी जाती है। दोनों गांव में यह बात फैल जाती है। उस रात कालूराम सारे पैसे और गहने लेकर घर से जाने ही वाला होता है। तभी उसके घर पर एक औरत आकर बोलती है, कालूराम जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आप कौन है बहन जी, और इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पीछे धुरंधर के लोग लगे हुए हैं, वह आते ही होंगे। मैं उनसे जान बचाकर ही भाग रही थी। दरअसल मैंने उन्हें बात करते हुए सुना, वह आज रात आपके घर चोरी करने आने वाले हैं और कुछ तो योजना बना रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा, वह मेरे पीछे मेरी जान लेने के लिए पड़ गए। मैं किसी तरह अपने जान बचाकर आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। तुम फिक्र मत करो बहन, तुम इस वक्त कहीं मत जाओ। तुम आज रात मेरे घर पर ही रुको। मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि कब वह धुरंधर मेरे घर पर आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि वह यहाँ आए, और तुम्हारे पीछे पीछे उसके लोग भी यहाँ तक आते ही होंगे। तुम यहीं रुको। फिर वह औरत वहीं रुक जाती है। कालूराम रात भर जाग कर धुरंधर का इंतजार करता है, लेकिन धुरंधर नहीं आता। फिर कालूराम बैठे बैठे ही सो जाता है। उसे नींद लग जाती है और सुबह जल्दी उठकर वह औरत वहां से चली जाती है। जब कालूराम और उसकी पत्नी उठकर देखते हैं, तब वह औरत वहां नहीं होती। और तो और सारे सोने के जेवरात और पैसे गायब होते हैं। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब हम उस धुरंधर की चाल में फंस गए। कल जो औरत आई थी वह भी धुरंधर की एक चाल थी। हम तो बर्बाद हो गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। इनाम के सिक्के तो भूल ही जाओ। हमारे पास जो कुछ भी था वह भी चला गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खास समझ रहे थे, बहुत बड़ा चोर समझ रहे थे। वह धुरंधर तो आपसे भी 2 कदम आगे निकला। अब भुगतो। दूसरे दिन जाकर कालूराम शेखर को सारी बात बताता है। शेखर ये बात सुन बहुत चिढ़ जाता है और परेशान हो जाता है। बस, अब बहुत हो चुका। इस बार मैं खुद धुरंधर को पकड़ने जाऊंगा। यह तुम लोगों के बस की बात नहीं। सारे गांव में इस बात का ऐलान कर दो। अगर उस धुरंधर ने अपनी मां का दूध पिया है और वह एक मर्द है, तो मेरे सामने आकर दिखाए। आज रात सिर्फ हम अकेले उसे मिलेंगे और कोई नहीं। फिर रात होने के बाद शेखर अकेले ही बाहर पहरा दे रहा होता है और धुरंधर के इंतजार में यहाँ वहां घूम रहा होता है। तभी वहां पर धुरंधर आता है। शेखर कुछ समझ पाता उससे पहले ही धुरंधर उसे रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांध देता है और उसके मुंह पर काला रंग मल देता है और जूते से उसके मुंह पर 10 जूते मारते हुए बोलता है, ये 10 जूते मेरे माँ के। ऐसा बोलकर उसे और 10 जूते मारता है और बोलता है, अब ये 10 जूते मेरे नाम के। अब तुझे समझ आ गया होगा कि मैं क्या चीज हूँ और क्या कर सकता हूँ। और वहां से चला जाता है। जब सुबह सारे लोग शेखर को इस हालत में देखते हैं तो चौंक जाते हैं। लोगों में बातें होने लगती है। शेखर भी बहुत शर्मसार हो जाता है। थोड़ी देर बाद शेखर, आखिर वह लड़का कौन था? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? और मैंने उसका और उसकी माँ का क्या बिगाड़ा है? आखिर वह है कौन? और इस लड़के ने मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं इस लड़के से कभी नहीं जीत पाऊंगा। मैं आज गांव में ऐलान करता हूं और उस लड़के को सामने आने के लिए कहता हूं। शेखर पूरे गांव में ऐलान करता है कि वह हार मानता है और धुरंधर ने उसके साथ जो कुछ भी किया वह उसके लिए उसे माफ करता है और उसे सामने बुलाना चाहता है। सारे गांव में यह खबर फैल जाती है।
रणवीर को भी यह बात पता चल जाती है। रणवीर ये बात सुन शेखर के घर जाता है। रणवीर को देख देख कर बोलता है, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसका आपको कब से बेसब्री से इंतजार है। मैं ही धुरंधर हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो, मैं आ गया। शेखर उसे देख उठ खड़ा हो जाता है। क्या तुम धुरंधर हो? तो यह सब कुछ तुम कर रहे थे, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा बिगड़ा क्या है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रणवीर उसे उसकी माँ से जुड़ी सारी बात बताता है। सारी बातें सुनकर शेखर को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वह यह पीने के पर बहुत पछताता है। मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने सचमुच तुम्हारे माँ के साथ बहुत बुरा किया। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तब बहुत देर हो गई थी। मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसका कभी पता नहीं लगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो और मुझे तुम्हारी माँ के पास लेकर चलो। मैं उससे भी उसके पैर पकड़कर माफी मांगता हूँ। फिर रणवीर शेखर को अपनी माँ पुष्पा के पास लेकर जाता है तो शेखर पुष्पा को देख बहुत खुश हो जाता है और उससे माफी मांगता है। पुष्पा, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, हमारे घर में है। तुम और रणवीर हमारे घर चलो, हम तीनों साथ रहेंगे। तुम दोनों ही मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार को घर ले जाने आया हूँ। पुष्पा, मेरे साथ चलो। और फिर रणवीर और पुष्पा शहर के साथ चले जाते हैं और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।